नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं मनी 9 और अब वक्त है मनी टाइम का। अगर आप कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं तो अब आपको ज्यादा मशक्कत करनी होगी। कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके लोगों के लिए टर्म इंश्योरेंस खरीदना अब टेढ़ी खीर हो गया है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने कोविड-19 संक्रमित लोगों के लिए 3 महीने का वेटिंग पीरियड अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो कंपनियां 3 महीने बाद ही इसे अप्रूव करेंगी। इतना ही नहीं, अब कंपनियां ज्यादा मेडिकल टेस्ट कराने के लिए भी कह रही हैं। कंपनियों ने केवल वेटिंग पीरियड ही नहीं बल्कि पॉलिसी कवर को भी घटा दिया है। अगर आप भी सोशल मीडिया पर आने वाले टिप्स की मदद से शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो सावधान हो जाइए। सेबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम और ट्विटर पर चल रहे स्टॉक सुझाव घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 6 लोगों को शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन पर धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इतना ही नहीं, सेबी ने इन पर 2 करोड़ 84 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सेबी के मुताबिक ये लोग स्टॉक कीमतों में हेराफेरी और अनुचित लाभ कमाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर स्टॉक की सलाह दिया करते थे। नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड को लेकर शिकायतों का अंबार लग गया है। रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए लोकपाल योजनाओं की एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार लोकपाल योजनाओं के तहत मिली शिकायतों में सालाना आधार पर 22% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इनकी संख्या 3,03,107 है। इस अवधि में डेबिट कार्ड से जुड़ी शिकायतें 17% से ज्यादा रहीं। नेट बैंकिंग की शिकायतें करीब 13% रहीं और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी शिकायतों का हिस्सा 12% से अधिक रहा। शिकायतों के बढ़ने से एक बात साफ होती है कि लोग जागरूक हैं और इस मंच का काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से आ सकता है उछाल। विदेशी बाजार में कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। गुरुवार को ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड का दाम $85 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। विदेश से आयात होने वाले कच्चे तेल से ही हमारे देश में पेट्रोल और डीजल तैयार किया जाता है। यानी कच्चा तेल महंगा होने से पेट्रोल और डीजल के महंगा होने की पूरी आशंका है। अमेरिकी डॉलर में आई कमजोरी भी कच्चे तेल की कीमतों को हवा दे रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का इशारा, बढ़ेगी गोल्ड ज्वेलरी की मांग। जी हां, कोरोना काल में लोगों ने अपना सोना बेचकर खर्च चलाया है। अपने पुराने अनुभवों से हालात सुधरने पर लोग दोबारा निवेश के लिए सोना खरीदेंगे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट इसी तरफ इशारा कर रही है। काउंसिल का कहना है कि 2022 में गोल्ड ज्वेलरी की मांग तथा केंद्रीय बैंकों की खरीदारी से लंबी अवधि में सोने के भाव को सपोर्ट मिलेगा, यानी कीमत ऊंची बनी रहेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महंगाई बढ़ने पर हेजिंग के लिए सोने की मांग बनी रह सकती है। अमेरिका में महंगाई 40 साल की ऊंचाई पर पहुंचने से आप पर भी सीधा असर पड़ेगा। साल 2021 के दौरान अमेरिका में उपभोक्ता महंगाई दर 7% रही, जो पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा बताई जा रही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में ये बढ़ोतरी घर और यूज्ड कार की ऊंची कीमतों की वजह से हुई है। महंगाई बढ़ने का साफ संकेत है कि यूएस फेडरल अब जल्द से जल्द ब्याज दर बढ़ाने का कदम उठाएगा। इससे भारत में भी जल्दी ही सस्ते कर्ज के दिन खत्म होंगे और ब्याज दरों में वृद्धि होगी। फोन कॉल से होने वाली ठगी के मामलों में सरकार ने सचेत किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोगों को ओटीपी फ्रॉड से सावधान रहने को कहा है। मंत्रालय ने बताया है कि आपके गोपनीय ओटीपी को फोन कॉल से भी चुराया जा सकता है। ऐसे में किसी अनजान व्यक्ति से फोन पर बात करते समय कॉल कॉन्फ्रेंसिंग या कॉल मर्जिंग से सतर्क रहें। कॉल के मर्ज होते ही जालसाज ओटीपी जानकर आपका मोबाइल हैक कर सकते हैं। फ्रॉड का शिकार होने पर आप अपनी शिकायत cybercrime.gov.in पर दर्ज करा सकते हैं। बीएसई की सूचीबद्ध कंपनियों के मार्केट कैप ने बनाया नया रिकॉर्ड। बीएसई की सूचीबद्ध कंपनियों का मार्केट कैप 278 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। शेयर बाजारों में लगातार जारी तेजी के बीच 4 कारोबारी सत्रों में निवेशकों की पूंजी 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ी है। आज बाजार में लगातार 5वें दिन बढ़त रही। इन 5 दिनों में सेंसेक्स 1600 अंक से ज्यादा बढ़ चुका है। गुरुवार को सेंसेक्स 85 अंक की बढ़त के साथ
61,235 और निफ्टी 45 अंक की बढ़त के साथ 18,258 के स्तर पर बंद हुआ। एक और विदेशी एजेंसी ने घटाया भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान। स्विट्जरलैंड की ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर 9.1% कर दिया है। ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी और चालू वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव का हवाला देते हुए कंपनी ने जीडीपी में वृद्धि के अनुमान को कम किया है। यूबीएस का अनुमान एनएसओ के अनुमान के काफी करीब है। एनएसओ ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी में 9.2% की वृद्धि का अनुमान जताया है। बैड बैंक को जल्द शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। सरकारी बैंकों ने निजी बैंकों से बैड बैंक यानी एनआरसीएल और आईडीआरसीएल में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कहा है। अभी एसबीआई, यूबीआई और इंडियन बैंक प्रत्येक की हिस्सेदारी 13.27% है, जबकि पीएनबी की 12.07% और कैनरा बैंक की हिस्सेदारी 12% है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक सरकारी बैंकों को अपनी हिस्सेदारी अधिकतम 10% रखने की मंजूरी है। सरकार के निर्देश के बाद ये कदम उठाया गया है, क्योंकि इस वजह से बैड बैंक को शुरू करने में देरी हो रही है। कर्मचारियों के विरोध के बाद सरकार ने टाली अपनी बिक्री योजना। सरकार ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निजीकरण को फिलहाल रोक दिया है। दरअसल कंपनी के कर्मचारी यूनियन ने कम मूल्यांकन का आरोप लगाया है। सरकार ने पिछले साल नवंबर में सीईएल को 210 करोड़ रुपए में नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग को बेचने की अनुमति दी थी। सीईएल की कर्मचारी यूनियन ने निजीकरण के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका आरोप है कि कंपनी के मूल्यांकन को कम आंका गया है। और भारत में टेस्ला कार का सपना देखने वालों के लिए थोड़ा बुरी खबर है। इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का कहना है कि उन्हें भारत में अपनी कार को लॉन्च करने में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वो इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार से लगातार बातचीत कर रहे हैं। ट्विटर पर एक यूजर द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मस्क ने ये बात कही है। टेस्ला ने सरकार से इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क में कटौती करने का अनुरोध किया है, लेकिन कुछ घरेलू ऑटो कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं। और अब बात करते हैं स्टार्टअप जगत में चल रही हलचल के बारे में। स्कूल एजुकेशनल स्टार्टअप लीड इस साल की दूसरी यूनिकॉर्न बन गई है। कंपनी ने हाल में ही वेस्टब्रिज कैपिटल, जीएसवी वेंचर्स और एलेवर इक्विटी से 740 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसके बाद इसका वैल्यूएशन $1 अरब के पार हो गया। लीड ने 500 शहरों के 50,000 स्कूलों के साथ गठजोड़ किया है और 20 लाख से ज्यादा छात्रों को अपनी सेवाएं दे रही है। हेल्थ टेक कंपनी हेल्थ केयर एट होम ने सिंगापुर के प्राइवेट इक्विटी फंड एबीसी वर्ल्ड एशिया ने 112 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कंपनी के को-फाउंडर और सीईओ विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि आउट ऑफ हॉस्पिटल केयर मॉडल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। कन्वर्सेशनल एआई प्लेटफॉर्म ORAI ने प्री सीरीज ए राउंड में 6.5 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस राउंड में भारत के सबसे बड़े एंजल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में से एक इन्फ्लेशन पॉइंट वेंचर्स ने हिस्सा लिया। इस राशि का इस्तेमाल बाजार विस्तार, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और R&D आदि में किया जाएगा। और अब नजर डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर। नुस्ली वाडिया ग्रुप ने कोरोना की तीसरी लहर से ट्रैवल इंडस्ट्री पर पड़ने वाले असर को देखते हुए अपनी बजट एयरलाइन गो फर्स्ट के 3600 करोड़ रुपए के आईपीओ की योजना को रोक दिया है। गो एयरलाइंस ने पिछले साल मई में आईपीओ के लिए दस्तावेज जमा किए थे और अगस्त में उसे इसके लिए मंजूरी मिली थी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही बड़ी और काम की खबरों के लिए आप बने रहें मनी 9 के साथ और चलते चलते देख लीजिए ये खास इन्फोग्राफिक।